महिला होने के साथ साथ एक जनप्रतिनिधि होने के नाते बाकी तमाम लोगों की आवाज भी कैसे बुलंद की जाती है, आप उसका हुनर अच्छे से जानती हैं। बहुत स्वागत है संतोष जी आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। धन्यवाद, धन्यवाद मुमताज जी और सभी खबरें अभी तक चैनल के सभी हमारे सहयोगी और सभी दर्शकगण। आज मैं सबसे पहले तो धन्यवाद करना चाहूँगी खबरें अभी तक चैनल की इस टीम का, जो हमारी व्यूज़ आप लोगों तक सभी तक पहुंचाने का कार्य करेगी। धन्यवाद। संतोष जी, मुझे यकीन है और उम्मीद है कि हमेशा की तरह ईमानदार रिव्यू लोगों को मिलेगा। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के पिछले तकरीबन 9 साल के कार्यकाल में संतोष यादव साहिबा को क्या लगता है, महिलाओं को कितनी तवज्जो दी गई? 9 साल के कार्यक्रम में, इस कार्यकाल में कितनी तवज्जो दी, मैं ये कहना चाहूँगी मैडम, 9 साल के कार्यकाल में महिलाओं को बहुत तवज्जो दी गई है। हमारे देश के प्रधानमंत्री का ये ध्येय रहा है कि जब तक आधी आबादी का सर्वांगीण विकास नहीं होगा तब तक हमारा लक्ष्य गौरवशाली भारत, परम वैभवशाली भारत, सशक्त एवं सुसंगठित कल्याणकारी राज्य नहीं बन सकता। इसलिए सर्वांगीण विकास जरूरी है। स्वामी विवेकानंद ने भी कहा है कि इफ यू वांट टू नो द कंडीशन ऑफ ए कंट्री, you have to know the status of the women of that country। इसलिए जरूरी है और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इस मुहिम को आगे करने का कार्य किया है। आप इसी बात से देख सकते हैं कि हमारे देश की राष्ट्रपति आदिवासी महिला जो ऑनरेबल राष्ट्रपति हैं हमारे देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन जी, जिन्होंने इकोनॉमी को कोरोना के बावजूद इकोनॉमी ठीक रखी, ये हमारी महिलाओं को तवज्जो देने का कार्यक्रम किया है। और ये मैं बताना चाहूँगी कि 22 जनवरी 2022 को आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने पानीपत के मैदान में आकर महिलाओं के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना आरंभ की। उनके दिमाग में यही था कि जब तक नीचे से हम महिलाओं का सुधार नहीं करेंगे, उनको मुख्य धारा में नहीं लेकर आएंगे, सर्वांगीण विकास नहीं करेंगे, महिला को केंद्र में रखकर प्लानिंग की गई। प्लानिंग का इम्प्लीमेंटेशन बहुत अच्छी तरह से किया गया, मॉनिटरिंग की गई और आज आप रिजल्ट देखते हैं कि महिला कितनी आगे बढ़ी है हर क्षेत्र में। अगर मैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का बात करूं तो जब 870 पर 1000 रेशियो था, आज 920 पर 1000 रेशियो है। इसी तरह से अनेकों प्लानिंग की गई, जैसे स्वच्छता अभियान, जैसे प्रधानमंत्री सुकन्या समृद्धि योजना, लाडली योजना, सुरक्षित मातृत्व वंदन योजना। न केवल बढ़ाने के लिए, सामाजिक स्तर से बढ़ाने के लिए, न केवल पारिवारिक, सामाजिक, आर्थिक स्तर के ऊपर महिलाओं को बढ़ाया गया, राजनीतिक स्तर के ऊपर भी महिलाओं को आगे करने का कार्य किया है। जैसे कि सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाए गए, उनमें सब्सिडी दी गई कि ग्रामीण महिलाएं काम करना सीखें और आत्मनिर्भर हों। इनका उद्देश्य रहा कि सशक्त महिला सशक्त भारत, स्वस्थ महिला स्वस्थ भारत। और इसी तरह से राजनीतिक रूप से मैं कहना चाहूँगी कि 50% आरक्षण हमारी स्थानीय निकायों में और पंचायतों में दिया गया। आज बड़ी खुशी होती है कि हर दूसरे गांव की मुखिया महिला है, हर दूसरे वार्ड की पंच महिला है। महिलाओं को सशक्त करने का कार्यक्रम किया गया है और महिलाओं की एजुकेशन के लिए हमारे प्रदेश की सरकार ने 20 किलोमीटर पर महिला कॉलेज खोले हैं। मुझे खुशी है, अगर मैं अटेली क्षेत्र की बात करूं तो 2 महिला कॉलेज अटेली के क्षेत्र में खोले गए। उनके लिए फ्री बस पास सेवा है, वो छात्राएं लोन ले सकती हैं। उनकी सुरक्षा के लिए भी ध्यान रखा गया है। डायल 112, दुर्गा शक्ति ऐप, दुर्गा वाहिनी,
एकदम उनके पास सुरक्षा के लिए पहुंचती है। और मैं ये बताऊं, डायल 112 तो 10 मिनट के अंदर अगर कोई महिला इस तरह से हो, फ़ोन करे तो पहुंच जाती है। और अब तो मुख्यमंत्री जी ने ये भी कहा है, अगर अंधेरे में कोई गंतव्य स्थान पर महिला नहीं पहुंच पाए तो डायल 112 पर फ़ोन करो, उसको गंतव्य स्थान पर वो गाड़ी छोड़ कर आती है। तो इतनी योजनाएं महिला को केंद्रित कर कर की गई, पारिवारिक रूप से, सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से और राजनीतिक रूप से महिला को सशक्त करने का कार्य किया गया है। मैं इंतज़ार कर रही थी कि आप अपनी बात ख़त्म करेंगी तो मैं इस बात को आगे बढ़ा करूंगी। आपसे ये सब सुनकर बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत खूबसूरत महसूस हो रहा था और दिल कर रहा था कुछ ऐसा आपसे कहूँ जो इस देश की महिलाओं को भी साथ साथ समर्पित हो जाए। और वो ये कि साथ साथ चलने में देर कितनी लगती है, रास्ते बदलने में देर कितनी लगती है। माँ मुझसे रूठी है मैं उसको मना लूँगी, माँ मुझसे रूठी है मैं उसको मना लूँगी, मोम को पिघलने में देर कितनी लगती है। लेकिन संतोष जी, अभी जितनी बातें आपने कही वो सुनने में, समझने में, ख़ासतौर से आपकी आवाज़ में जितनी प्यारी लग रही थी, आपको लगता है कि इनको अगर उतनी ही मजबूती से इम्प्लीमेंट भी किया जाए तो डायल 112 या दुर्गा शक्ति ऐप जिनका आपने जिक्र किया, वो उस मजबूती को दिखाएंगी, वो उसको प्रदर्शित करेंगी। अगर ऐसा होता तो पानीपत गैंगरेप जैसे मामले नहीं होते। ये कोई भी लक्ष्य है, कोई भी विकास का कार्य है, वो समकालीन परिस्थितियों और लक्ष्य को केंद्रित कर कर किया जाता है। तो जो जो घटनाएं हुई समझ में आया और इनको इम्प्लीमेंटेशन के लिए जोर दिया गया। हमारी परिस्थिति बन गई कि हमें कितना सुधार और करना है। तो हमारी सरकार भी बिल्कुल एकदम तैयार है और इम्प्लीमेंटेशन के लिए, हर कार्य के लिए उसकी मॉनिटरिंग में, इम्प्लीमेंटेशन में सभी को ज़रूरत के अनुसार लगाया गया है। और जब हम प्रशासन संभालते हैं कई तरह की मुसीबतें आती हैं, लेकिन सबका निवारा करने के लिए दृढ़ संकल्पित हैं। संकल्प दृढ़ता से फॉलो करने का कार्य सरकार कर रही है। जी। संतोष यादव की नज़र में महिला आरक्षण बिल जो अब कानून बन चुका है, वो कैसा कानून? मुझे खुशी होती है ये कहने के लिए कि जिस बात के लिए हम 27 साल से लटकन और झटकन के मामले में फंसे हुए थे, महिला आरक्षण बिल, या मैं कहूँ नारी शक्ति वंदन अधिनियम, जिसके बोलने से ही शरीर में शक्ति आती है, 27 वर्ष के बाद आदरणीय मोदी जी की पहल से, उनकी दृढ़ इच्छा शक्ति की वजह से ये सदन में पेश हुआ और बड़े ही सहज भाव से दोनों सदन में ये पास हुआ और सदन में पास होकर कानून बना। मुझे ये भी बड़ी खुशी लगती है कि हमारी देश की राष्ट्रपति महिला है, उनके हस्ताक्षर से ये महिला आरक्षण बिल कानून बना और अब महिला अति अब इस बिल से 33% महिलाएं लोकसभा में आएंगी, प्रदेश के विधानसभा में बैठने का कार्य करेंगी और अपनी कलम से इस देश और प्रदेश की तकदीर, भविष्य लिखने का कार्य में सहभागी होंगे, निर्णय लेने की कैपेसिटी में आएंगे। कोई भी कार्य जब करते हैं तो उसमें सारी प्रक्रियाओं को पूरा करना पड़ता है। अब 2026 के बाद जो सेंसस होगा और उसमें डिलिमिटेशन जब कराया जाएगा तो ये कानून लागू होगा। तो ये पहले ही हुआ है, किसी भी कार्य को हम करते हैं
उसके इम्प्लीमेंटेशन में, उसकी प्रक्रियाओं में हमें जाना पड़ता है और समय दूर नहीं है 2026 का। अब जिसमें 27 साल लग गए सदन से पास होने में, वो एक झटके में सदन से पास करवा दिया, कानून बना दिया, हमारी समस्या खत्म हो गई। आगे तो केवल और केवल इम्प्लीमेंटेशंस है और वो कि उन प्रक्रियाओं में से निकलना पड़ता है। वो यही कहते हैं संतोष मैम कि अपने दूसरे कार्यकाल के भी आखिरी साल में क्यों सोचा, 10 साल पहले ही सोच लेते, 9 साल पहले ही, तो अब तक इम्प्लीमेंट भी हो जाता। ऐसी बहुत सी चीजें थी। मैं आपको बताना चाहूंगी कि ये हरियाणा वो प्रदेश था जिसमें कन्या को भ्रूण में ही मार दिया जाता था। अब कहाँ से उज्ज्वला की स्कीम लेकर आए आदरणीय मोदी जी, शौचालय की स्कीम लेकर आए, कहाँ से मातृत्व वंदन योजना की स्कीम लेकर आए, महिलाओं की सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाकर आत्मनिर्भर बनाने की कोशिश करी, हमने लीडरशिप देने की कोशिश करी कि स्थानीय स्वशासन में भाग लेकर लीडर बने। तो सबको धीरे 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 उस लेवल तक खड़ा कर कर, और इससे पहले बहुत सी बातें भी हुई। 2 साल कोरोना में हमारे चले गए और भारत ने, तो हम धन्यवाद करते हैं प्रधानमंत्री का कि चंद्रयान 3 जैसे में सफलता हासिल करी। कोरोना में न केवल अपने देश का ख्याल रखा बल्कि दूसरे गरीब देशों के लिए भी वैक्सीनेशन बनाकर हमने भेजने का कार्य किया। तो सरकार में कई बातें आती जाती रहती हैं, उन्हें फेस करना पड़ता है। और मैं तो शुक्र करती हूँ कि अब 23 के साल में ही महिला आरक्षण बिल हमारा सहज भाव से पास हो गया। आने वाला समय महिलाओं का है, महिलाएं उड़ान भरती हैं तो कहीं रुक नहीं पाती। आज आप देखते हैं हमारे यहाँ तो एजुकेशन हब बन गया है। हमारी जो बहनें हैं, बेटियां हैं, 10वीं में इंडिया टॉप किया, 12th में इंडिया टॉप किया, नीट में इंडिया टॉप किया। तो महिलाएं में इतनी असीम शक्ति है, वो कहीं तक उड़ने, अवसर प्रदान होने पर कहीं भी उड़ने को तैयार है। चलिए, हम उम्मीद यही करते हैं कि अब महिला आरक्षण बिल देर आए लेकिन दुरुस्त आए, ये साबित हो जाए जी। आपके हलके की बात कर लेते हैं, महेंद्रगढ़ हलके की बात। अक्सर यहाँ पानी की किल्लत रही है, ये हलका बहुत जूझा है पानी की कमी से। तो क्या आपकी सरकार के राज में महेंद्रगढ़ हलके को इस समस्या से निजात मिली? मैडम, मैं ये कहना चाहूँगी, अगर 2014 से पहले और 2014 के बाद की बात करें तो अंतर स्पष्ट दिखाई देता है। हमारे यहाँ पानी 1200 फुट की नीचाई पर था और जिसमें पानी खींचकर भरना बड़ी ही समस्या थी, और पानी भी क्लोराइड का पानी था, ठीक नहीं था। कई जगह तो पानी से कैंसरस पानी हो गया था। और अक्सर गर्मियों में मैं देखती थी कि हमारी माताएं बहनें ज़्यादातर मटके लेकर, खाली मटके लेकर सड़क पर धरना प्रदर्शन के लिए बैठी रहती थी। लेकिन 2014 के बाद में मुझे खुशी है बताते हुए, क्योंकि मैं भी राजनीति कि प्रदेश स्तर के ऊपर कानून बनाया गया। प्रदेश स्तर पर ये इच्छा शक्ति जगी कि हम समावेशी की भावना से, हम सबको साथ लेकर की भावना से, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास की भावना से हमने प्रदेश की सभी नहरों की सफाई करवाई। स्थिति ऐसी थी कि कहीं पानी की अधिकता से सेम था और हमारे महेंद्रगढ़ के खेत पानी के लिए तरसते थे, लोग बाग भी पानी पीने के लिए बड़े व्याकुल थे। इस समस्या को आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने, पूरी कैबिनेट ने, सभी ने इसको बड़ी दृढ़ता से लिया। सारी नहरों की सफाई करवाई गई, सारे खाड़ों की, माइनर्स की सफाई करवाई गई। और मैं अटेली क्षेत्र की, तो अटेली बेगपुर की बात बताऊं कि वहाँ मैं भी साथ ही पब्लिक हेल्थ के, इरिगेशन के अफसरों के साथ हम देख रहे थे कि खाड़ा कहाँ से जाता है। ये कहते थे कि नहरों में तो गादड़ ब्याए हुए हैं। तो ऐसी अवस्था से हमने सारे नालों को, खाड़ों को, नहरों को साफ करवाया। मशीनरी जो बहुत दिनों से नहीं बदली गई थी, मशीन चेंज करवाया। बूस्टिंग स्टेशंस को नए सिरे से उनको मरम्मत करवाई, उनको बूस्टिंग स्टेशन को नवीनीकरण करवाया। और जो पानी
जिस जहाँ ज़्यादा था उनको प्रदेश में तो बंटवारा कर कर दूसरे नहर खोद कर इस पानी को हम लेकर आए। और मैं खुशी की बात कहना चाहूँगी मैडम कि हमारे टेल तक पानी यहाँ महेंद्रगढ़ में, जो कि रेतीला इलाका कहा जाता था, जो कि बैकवर्ड इलाका कहा जाता था, टेल तक पानी पहुँचने का कार्य यहाँ पर हुआ। और हमने सभी तालाबों को, झोड़ों को भरवाने का कार्य किया। नहर से पाइपलाइन ले जाकर हमने झोड़ों को भरवाया ताकि जल स्तर ऊपर आए। हमने नदियाँ थी, जैसे मेरे क्षेत्र में कृष्णावती नदी है, उसको रिहेबिलिटेट किया, उसको एक्सेस पानी जो नहर में बरसात का आता था वो छोड़ने का कार्य किया। हमारे बड़कोदा से और मानपुरा तक जितने भी गांव आते हैं वो नदी जाती है वहाँ से और जल स्तर ऊपर लेकर आए। हमारी समस्या थी कि हम कैसे जल स्तर को ऊपर करें। दूसरी ब्रांचेस की श्यामपुरा, कुंजपुरा, भीलवाड़ा जाती है, उसके लिए भी हमने पानी छोड़ने का कार्य किया। और ये रिवर रिहेबिलिटेशन ना केवल मेरे हलके में बल्कि हमारे सारे जिले में और सारे प्रदेश में रिवर्स को रिहेबिलिटेट किया सभी गया। विधानसभाओं में पानी की ये दिक्कत थी जिसको अब दुरुस्त करने की कोशिश की गई। मतलब सारे हलकों में ये दिक्कत थी महेंद्रगढ़ के आसपास? हाँ, हमारे महेंद्रगढ़ में और भी नदियां हैं, दोहान नदी है महेंद्रगढ़ में जाती है, उसको भी रिहेबिलिटेट करवाया। इस तरह सारे जितनी 3-4 नदियां थी वो रिहेबिलिटेट करवाकर और जल स्तर उसका बढ़ाया गया, झोड़ों में पानी छोड़ा गया। और इसके साथ सरोवर योजना जो सरकार ने चलाई हुई है कि 4-5 गांवों के बीच में बड़ा तालाब बनाया जाए, उसको नहर के पानी से, बरसात के पानी से भरा जाए ताकि जल स्तर मेंटेन रहे। और मैं ये कहना चाहूँगी, मुझे गर्व है ये कहते हुए कि 80 ट्यूबवेल्स मैंने मेरे समय में पाइपलाइन के साथ, बूस्टिंग स्टेशन के साथ करवाने का कार्य किया ताकि लोग बाग प्यासे नहीं रहें। और साथ ही नहर पर आधारित जल परियोजना जो कि बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, इस अटेली में 2 प्रोजेक्ट लगवाए। भाड़खी जल परियोजना जो कंप्लीशन पर है, 70 लीटर पानी पर व्यक्ति हर घर में नल के द्वारा जाएगा। और इसी तरह से गाढ़ा जल परियोजना कनीना क्षेत्र के लिए है। इसी तरह से नांगल चौधरी, नारनौल, महेंद्रगढ़ में ये परियोजनाएं चल रही हैं। तो अब पानी की, और जो ही ये SYL जिसका मुद्दा चला हुआ है और जिसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी बड़े जोर से लगे हुए हैं, शायद ये ठीक हो जाएगा, सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है, तो वो पानी की उपलब्धता यहाँ बहुत अच्छी होगी दक्षिणी हरियाणा के लिए। कहा जाता है कि बैकवर्ड जिला, ये बैकवर्ड सबसे फॉरवर्ड जिला होगा। संतोष जी, आप अपनी सरकार के पिछले कार्यकाल में मंत्री भी रही, अब आप संगठन में एक्टिव हैं। एक जनप्रतिनिधि के तौर पर आपको क्या लगता है इस पूरे कार्यकाल में जो तकरीबन 9 साल का मुकम्मल हो चुका है, शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए क्या किया गया? क्यों याद करना चाहेंगी इस कार्यकाल को आप, खास तौर से शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र? मैडम, शिक्षा और स्वास्थ्य मेन इश्यू है किसी भी जीवन को सुधारने के लिए, किसी भी देश को आगे बढ़ने के लिए शिक्षा बहुत ज़रूरी है। मैं ये कहना चाहूँगी कि वास्तव में अंतर दिखाई देता है। हमारे यहाँ पहले अटेली क्षेत्र में कोई ऐसा कॉलेज नहीं था जो सरकार ने बनाया हो, चंदे से बने हुए कॉलेज थे, बाद में सरकारीकरण किया गया। लेकिन अटेली क्षेत्र में ही 2 महिला कॉलेज सरकार ने बनाने का कार्य किया और उन कॉलेजेस में ऐसी पढ़ाई महिलाओं ने पढ़ी, नज़दीक से अपने बाजरे की रोटी खाकर कॉलेज में गई और अब वो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स पास कर रही हैं और छक्के छुड़ाने का काम कर रही हैं। कोई IIT में गई, कोई IIT में गई, कोई किसी जगह गई। यहाँ की इंटेलिजेंस का यहाँ कोई कमी नहीं है। अवसर हमने दिया, 2 कॉलेज बनाने का कार्य किया। हमने न केवल कॉलेज बनाए लेकिन एक आईना है अटेली क्षेत्र, सारे सभी क्षेत्रों में विकास हुए हैं, 90 के 90 हलकों में विकास हुए हैं। मैं यहाँ बताना चाहूँगी कि ITI हमने सुजापुर में बनाई, ITI हमने भोजावास में बनाई, मल्टीपल स्किल डेवलपमेंट सेंटर जो कि हमारे ज़िले में एक ही है, ये सेलंग में बनाने का कार्य किया ताकि बच्चे हमारे विभिन्न ट्रेड्स में कुशल होकर और अपने स्वरोजगार करना शुरू करें।
अलग अलग ट्रेंड्स में वो माहिर होकर बड़ी बड़ी कंपनियों में जाएं और देश की और प्रदेश की बढ़ोतरी में वो भागीदार बन सके। तो इस तरह बहुत स्कूलों को अपग्रेड किया गया और कुछ महिलाओं के लिए किया, जैसे फ्री बस सेवा दी और महिलाओं को और आकर्षित करने का कार्य किया, बच्चों को किया। तो आज शिक्षा का स्तर, मॉडल संस्कृति स्कूल्स हैं वो खोले जा रहे हैं, शिक्षा का स्तर यहाँ बहुत अच्छा है। और ये हमारे गवर्नमेंट की, सरकार की सोच के कारण हुआ। सोच ये थी कि हर 20 किलोमीटर पर महिला कॉलेज होना चाहिए, महिलाओं को बढ़ोतरी होनी चाहिए। एक परिवार महिला पढ़ती है तो एक परिवार नहीं, 2 परिवार शिक्षित होते हैं, 2 परिवार शिक्षित होते हैं तो समाज शिक्षित होता है। मुझे खुशी है इस विचारधारा पर हम चले। मैं अब बात करूँ स्वास्थ्य की, तो स्वास्थ्य में तो मैडम मैं ये कहना चाहूँगी आमूलचूल परिवर्तन हुआ है। हमारे मुख्यमंत्री जी, हमारे प्रधानमंत्री जी की सोच ये रही है कि समता, समानता, समरसता और अंत्योदय के ऊपर हम किसी भी चीज़ को लेकर चलेंगे तभी देश का विकास हो सकता है। आयुष्मान, प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना और चिरायु योजना इतनी अच्छी योजनाएं हैं कि पहले हमारे गरीब लोग बाग नहीं पहुंच सकते थे महंगाई की वजह से बड़ी बड़ी हॉस्पिटल्स में, और वो वैसे ही मर जाया करते थे। लेकिन इस योजना ने 5 लाख तक का बीमा किया है और मुझे कहते हुए बड़ी खुशी है कि 38 लाख परिवार इस योजना में इसके द्वारा कवर किए गए हैं। पहले 729 सूचीबद्ध हॉस्पिटल्स थी आयुष्मान भारत के साथ जुड़ी हुई, चिरायु योजना के साथ जुड़ी हुई। अब कल परसों हमारे मुख्यमंत्री जी ने 1000 हॉस्पिटल्स 1000 के पार हो गई हैं। पीएचसी और डिलीवरी हट्स को भी इनके साथ जोड़ दिया है ताकि इंटीरियर्स में कोई समस्या न आए। तो इसी तरह से इस महेंद्रगढ़ जिले में तो ये योजना पूरे प्रदेश के लिए है और पूरे प्रदेश के लिए ही मुख्यमंत्री जी ने पहले ही 2015 में ही ये निश्चित कर दिया था कि हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज होगा। हमारे भी कोरियावास में मेडिकल कॉलेज बनकर तैयार हो गया है। मुझे बड़ी खुशी है कहते हुए, एक आईना के रूप में मैं अटेली की बात करूंगी। 50 बेड की हॉस्पिटल, बहुत सुंदर हॉस्पिटल कनीना में हमने बनवाई है और साथ ही सीएचसी सेलंग में बनी है, पीएचसी दोंगड़ा में बनी है, पीएचसी में बन रही है, सब सेंटर एक दूसरे गांव में शुरू होने वाला है जो कि स्वीकृत है पृथ्वीपुरा में। इस तरह से स्वास्थ्य के लिए बहुत कुछ करने का कार्य किया है और लोग बाग इन योजनाओं का फायदा उठा रहे हैं। एक छोटे से हलके में हॉस्पिटल भी है, सीएचसी भी है, पीएचसी भी है, सब सेंटर भी है। यानी संतोष जी, महेंद्रगढ़ जिले के साथ जो पिछड़ा लेबल लगा हुआ था, पिछड़ा जिला इसे कहा जाता था, जिस समय बात को कहा जाता था, तो आप ये बता रही हैं हरियाणा की जनता को कि अब उस लेबल को हटा देना चाहिए। अब मैडम मैं ये बताना चाह रही हूँ कि हमारे इस महेंद्रगढ़ जिले में भगवान की कृपा से इंटेलिजेंसिया बहुत है। हमारी बच्चियां हैं फुटबॉल के गेंद की तरफ टॉप होकर आ रही है। वो समस्याओं में पड़ी हैं, काम करना जानती हैं और ये जो सरकार ने सुविधा दी है, जैसे हमारा सड़क का इंफ्रास्ट्रक्चर इतना बढ़िया कर दिया, कहीं नेशनल हाईवे से जुड़े हुए हैं, स्टेट हाईवे से जुड़े हुए हैं हम, और हमारे बीच की सड़कें, मार्केटिंग बोर्ड की सड़कें, गांव से लिंक रोड इतनी सुंदर निकली हुई है जैसे आपके कनाट प्लेस का चौराहा हो। बहुत सुंदर दृश्य आपको देखने को मिलेगा। तो अब आज मुझे गर्व है कि मैं महेंद्रगढ़ की बेटी हूँ, अच्छा लगता है। संतोष जी, आपके सियासी विरोधी अक्सर बेरोजगारी को लेकर घेरते हैं आपकी सरकार को। हुड्डा साहब और कांग्रेस के भी तमाम नेता अक्सर हर मंच से कहते हुए नजर आते हैं कि सरकार के राज में बेरोजगारी के आंकड़े बढ़ गए। आम आदमी पार्टी हो, चाहे कोई भी आपकी मुखालिफ पार्टी हो, चाहे इनालो, सब ये कहते हैं कि बेरोजगारी के आंकड़े बढ़े। तो संतोष यादव जी से हरियाणा की जनता जानना चाहती है, खासतौर से आपके ज़िले की जनता जानना चाहती है
कि पिछले तकरीबन 9 साल के कार्यकाल में क्या आपके ज़िले के बेरोजगार युवाओं को रोजगार मिला है? मैडम, मैं ये कहना चाहूँगी कि बीजेपी सरकार इस बात के लिए मानी जाएगी कि बिना पर्ची खर्ची यहाँ नौकरियाँ लगी, निष्पक्ष ढंग से पारदर्शिता के तौर पर नौकरियाँ लगी। और मैं कल ही एक बुक में पढ़ रही थी कि 1 लाख युवाओं को नौकरियाँ इस बीजेपी सरकार में मिली। और मैडम, हम बच्चों को इस तरह से ट्रेंड कर रहे हैं कौशल विकास में कि वो अपना रोजगार कर सके। अपने रोजगार के लिए युवाओं को ऋण दिया जाता है, वो खुद का रोजगार करें, विभिन्न ट्रेंड्स में वो माहिर होकर अपनी मार्केटिंग करना शुरू करें। अब हमारे खेती में भी, किसानी में भी युवा जाने लगे हैं, बागवानी में युवा जाने लगे हैं, ई मार्केटिंग से करने लगे हैं। सक्षम योजना के तहत भी 100 घंटे काम हमने 2.25 लाख युवाओं को देने का कार्य किया है। तो आज युवा बढ़ रहे हैं, अपने रोजगार भी काफ़ी कुछ करने का कार्य कर रहे हैं। छात्रवृत्ति योजना, उनको बेरोजगारी भत्ता भी 3,000 सरकार देने का कार्य कर रही है। अब आगे ललक है, आगे बढ़ने की ललक है, अपने हुनर को डेवलप करने की। कोई भी सरकार इतनी नौकरियां नहीं कर सकती। अपना हुनर को उनको डेवलप करने के लिए दुधौला में, पलवल में एक विश्वकर्मा कौशल विकास विश्वविद्यालय बनाया गया है। और मेरे हलके में भी, अटेली में भी मल्टीपल स्किल डेवलपमेंट सेंटर है, ताकि वो विभिन्न ट्रेंड्स में जिसमें उनकी रुचि है पढ़कर माहिर होकर वो काम करना शुरू करें और इस प्रदेश को बढ़ाने में अपने एनर्जी लगाने का कार्य करें। 2024 का चुनाव बिल्कुल ही सर पर है, बहुत नज़दीक है संतोष जी। एक जनप्रतिनिधि के तौर पर, एक महिला जनप्रतिनिधि के तौर पर खास तौर से संतोष यादव जी की भूमिका 2024 के चुनाव में क्या रहेगी? मैडम, बीजेपी पार्टी के कार्यकर्ता हूँ और जो हमारे नेताओं का आदेश होगा, सर्वोच्च नेताओं का आदेश होगा, वो मान्य होगा। जो भूमिका मुझे कार्यकर्ता के रूप में दी जाएगी, मैं बड़ा उसका मजबूती से पालन करने का कार्य करूँगी। अभी आपको क्या लगता है सबसे ज़्यादा ज़रूरत किन किन चीज़ों की आपके ज़िले में, आपके हलके में? हमारे ज़िले में मैडम पानी के ऊपर कार्य हो रहा है और ये SYL अगर आ जाएगी जल्दी ही तो हमारी पानी की उपलब्धता सही हो जाएगी। शिक्षा के क्षेत्र में हम आगे बढ़ रहे हैं और मैं कहूँ स्वास्थ्य के क्षेत्र में हमारे पास हॉस्पिटल्स हैं। नारनौल में भी नवीनीकरण कराया गया है, 100 बेड की हॉस्पिटल बन रही है, ट्रॉमा सेंटर हमारे बन रहा है, मेडिकल कॉलेज हो गया और हमारे साथ ही एम्स का भी जल्दी उद्घाटन होने वाला है इस कुंड से आगे रेवाड़ी क्षेत्र में। ये सारी स्वास्थ्य के हिसाब से भी हम ठीक हैं, पशुधन के हिसाब से भी हम ठीक हैं। 27 हॉस्पिटल्स डिस्पेंसरी अटेली क्षेत्र में मेरे कार्यकाल में बनी थी और भी बनी, आगे भी बनी होगी। तो सारे सब ठीक है। और अब राजनीतिक क्षेत्र में भी जब से महिलाओं को आरक्षण की बात हुई है, महिलाएं सशक्त हुई हैं, हर क्षेत्र में ये हमारा जिला है आगे बढ़ रहा है। लॉजिस्टिक हब यहाँ पर है और जो जो ज़रूरत के अनुसार हमें ये दिखाई देगा कि इस बात की ज़रूरत है तो उसका समाधान करने का प्रयास किया जाएगा। कुछ ऐसी खास चीज़ें जो इस बार पार्टी के मैनिफेस्टो में संतोष यादव जी ऐड करवाना चाहेंगे अपने ज़िले के लिए? कोई ऐसी खास चीज़, कोई ऐसी कमी जो आपको अपने ज़िले में महसूस होती हो, जो संतोष यादव जी इस बार के चुनाव में अपनी पार्टी के मैनिफेस्टो में ऐड कराना चाहेंगी? मैं तो यही कहूँगी मैडम कि ऐसे विनेबल कैंडिडेट्स हैं वो पार्टी ढूंढ कर अपने आप ही लेकर आएगी और जो समग्र विकास जिनका ध्येय हो,
जनता के प्रति समर्पित जो हों, जनता का दर्द अपना दर्द समझकर उसको दूर करने का कार्य करें, एक जनप्रतिनिधि की सही भूमिका निभाने वाले कार्यकर्ताओं को पार्टी आगे बढ़ाने का कार्य करेगी। और विशेष रूप से जिस भाव से, जिस दृढ़ इच्छा शक्ति से माननीय नरेंद्र मोदी जी ने पहल कर स्पेशल सेशन बुलाकर महिला आरक्षण जो करवाने का कार्य किया है, ये हमारी महिला बहनें को अभी से उनको आगे बढ़ाया जाएगा तो महिलाएं अति प्रसन्न होंगी और माननीय नरेंद्र मोदी जी का तहे दिल से अभिवादन करती हैं, अभिनंदन करती हैं और उनके इसमें वो 4 चांद लगाने के लिए बैठी हुई है। आपने सम्मान में बार बार जिक्र किया है महिला आरक्षण कानून का। संतोष जी, खुशी भी होती है जब हम इस बारे में चर्चा करते हैं, लेकिन एक सवाल फिर बार बार आप लोगों पर उठाया जाता है आपके सियासी विरोधियों की तरफ से। क्या महिला आरक्षण कानून इसलिए ले आया गया कि महिलाओं को संसद में, ऐवान में ब्रजभूषण शरण जैसे नेताओं के साथ बैठना पड़े? मैडम, महिलाओं का हमेशा ही एक नारा रहा है, आदि आबादी पूरा हक, सम्मान, समानता और सुरक्षा। सम्मान, समानता और सुरक्षा, इस बात को आदरणीय मोदी जी ने समझा और अपनी योजनाओं के तहत हमें सम्मान देने का कार्य किया। अब ये 33% आरक्षण भी हमें हमारे अंदर समानता लाने और हमें सम्मानित करने का कार्य किया है और बहुत अच्छा लगेगा जब हम निर्णायक भूमिका में रहेंगे। हम आप उनके सहभागी होकर इस देश को आगे बढ़ाने का कार्य हम करेंगे। मैम, लेकिन ये कौन समझेगा कि महिलाओं को संसद में या विधानसभा में ब्रजभूषण शरण जैसे नेताओं का कलीग ना बनना पड़े? मैडम, मैं यही कहना चाहूँगी, जब महिलाएं बराबर में होती हैं, आप अगर एक घर से देखें, एक घर में औरत है तो वहाँ अनुशासन अपने आप ही लागू हो जाता है, लड़कियां हैं तो अनुशासन अपने आप ही लागू हो जाता है। जब 33% की संख्या में हमारे महिलाएं होंगी तो वो दूध का दूध और पानी का पानी करने का कार्य करेंगी। और अब भी सरकार ने जो किया है उनको उनकी जांच करवाई जा रही है, जांच करवाई गई है और उसके बाद ही कोई डिसीजन लिया गया है। महिलाएं जहां होंगी और सहजता से, सुगमता से ये बातें होंगी। ये तो आपने ठीक कहा, क्योंकि महिलाओं को कुदरत ने, ऊपर वाले ने, भगवान ने ये हुनर बख्शा है कि वो टूटी हुई बटन से लेकर जज्बात तक जोड़ने का काम कर देती हैं, घरों को टूटने से भी बचा लेती हैं। संतोष जी, एक बड़ा अहम सवाल है मेरा आपसे और अक्सर लोगों के मन में आता है, मैं आज खबर अभी तक के इस मंच के जरिए आपसे पूछना चाहती हूँ। हालांकि ये सब मिथ्स होते हैं, लेकिन कहते हैं कि जो कोई हरियाणा विधानसभा में डिप्टी स्पीकर के ओहदे तक पहुंचता है वो फिर दोबारा विधानसभा जाता नहीं है, वो जनप्रतिनिधि। लेखवंती जैन साहिबा को अगर हम छोड़ दे तो क्या इस मिथ में आप बिलीव करती हैं? लगता तो नहीं कि आप करती हैं। अगर ऐसा होता तो फिर इस ओहदे के लिए आपकी तरफ से भी कोई मायूसी तो नजर आती, लेकिन आपने अपनी भरपूर जिम्मेदारी के साथ, मुकम्मल एतमाद के साथ, पूरे भरोसे के साथ इस जिम्मेदारी को भी निभाया था। तो इस मिथ को लेकर, इस चर्चा को लेकर क्या कहेंगे? बहन जी, मैं तो ये मानती हूँ कि जिस व्यक्ति के सामने कर्म प्रधान हो उसके सामने कोई मीथ नहीं चलता। श्री कृष्ण भगवान भी कहते हैं कि कर्म करो और फल देना मेरा कार्य है, तो हमें कर्म करना है। और बहन जी, कुदरत ने कुछ ऐसा मेरे को नवाजा है कि मैंने चुनाव हारे, मेरे कार्यकर्ताओं ने रोना शुरू किया जब मैं चुनाव हारी तो, लेकिन मैंने सहज भाव से उनको यही कहा, खड़े रहो, आगे चुनाव लड़ेंगे। और यही भावना मेरे दिल दिमाग में रहती है, पॉजिटिव सोच के साथ आगे बढ़ने की। जनता की सेवा करनी है तो जनता की सेवा में मन लगाकर कर्म हमें करना है, कोई निराशा नज़दीक नहीं लाकर और आगे बढ़ने का कार्य करना है। सारे मीथ टूट जाते हैं। जी, आपने ठीक कहा। इसी हिम्मत, हौसले और जज्बे की तो सारी बात होती है, यही तो आपको दूसरों से अलग और मुख्तलिफ बनाता है। आपके सियासी विरोधी, आपके राजनीतिक विरोधी पोर्टल की सरकार भी कहते हैं आपको, और खट्टर साहब को लगता है कि पोर्टल उनकी सबसे बड़ी ताकत है। तो क्यों लगता है आपको कि ये सबसे बड़ी ताकत है?
मैडम, मैं ये कहना चाहूँगी कि हमारी परिस्थितियाँ ऐसी हैं, हमारा लक्ष्य ऐसा है कि हम अंत्योदय से अंतिम व्यक्ति तक हम पहुँचने का कार्य करें। और अंतिम व्यक्ति तक पहुँचने के लिए आज के ज़माने में डिजिटलाइजेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी। इस डिजिटलाइजेशन के माध्यम से जो बिचौलिए इस सरकार, पहले की सरकारों खाया करते थे, जो सामान वहाँ तक नहीं पहुँच सकता था, अब डीबीटी के माध्यम से लाभार्थियों के पास सीधा पैसा पहुँचने का कार्य होता है। किसान सम्मान निधि इन किसानों के पास हर 3 महीने में 6,000 रुपये, 2,000 रुपये पहुँचने का कार्य अब 8,000 कर दिए। इसी तरह से जितने भी पेंशन भोगी हैं उनके खाते में सीधा पैसा जाता है। समय की ज़रूरत थी। हमारा लक्ष्य है अंतिम व्यक्ति को समाज की धारा में जोड़ने का। और इसी तरह से जो हमारी सेवाएं थी, अंत्योदय सरल पोर्टल के माध्यम से 49 विभागों की 649 सेवाएं एक क्लिक दबाने से आ जाती हैं। बिचौलिए दूर हो गए। और जिस तरह से ट्रांसफ़र पॉलिसीज थी, एक उद्योग समझा जाता था ट्रांसफ़र को, अब एक क्लिक दबाने से ट्रांसफ़र हो जाते हैं। नियम कायदे को फॉलो किया गया। बिचौलिए तो दूर हो गए मैम। मेरा आखिरी सवाल भी है आपसे, लेकिन आपको नहीं लगता कि थोड़ी जल्दबाजी हुई है, क्योंकि इनके इम्प्लीमेंटेशन में कई कमियां नज़र आई हैं। प्रॉपर्टी को लेकर जो पोर्टल बनाया गया, वहाँ से 65,000 नक्शे ही गायब हुए। प्रॉपर्टी आईडीज़ में लोगों ने कई शिकायतें की हैं, प्रॉपर्टी इसकी उसके नाम भी हुई हैं, कई ऐसी खामियां भी आई। तो लगता नहीं कि अगर थोड़े सब्र से, थोड़ा वेट करके, इंतज़ार करके चीज़ों को सलीके से लाया जाता जनता के बीच, तो ये शिकायतें भी आपके विरोधियों की ख़त्म हो जाती? मैडम, जो भी बड़ा कार्य करते हैं, ये डिजिटलाइजेशन का बहुत बड़ा कार्य था प्रदेश स्तर के ऊपर एकदम इसको उठाने का। जब हम घर में ब्याह करते हैं लड़की का, तो उसमें भी कोई चीज़ कहाँ रख कर भूलते हैं, कोई कहाँ 20 बार हम उनको देखने का कार्य करते हैं, लेकिन समय पर वो इधर उधर हो जाती है। ये कार्य तो बहुत बड़ा था और इसमें गलतियाँ स्वाभाविक होती हैं जब हम एकदम चेंज लाने का कार्य करते हैं, लेकिन उसके साथ ही दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ उनको ठीक किया जा रहा है। कैंप लगाए जा रहे हैं, प्रशासन बखूबी से उसको ठीक करने का कार्य कर रहा है। और इतने बड़े चेंज में इतना समय लगता है। संतोष जी, बहुत ही सकारात्मक बातचीत रही है आपसे। ख़ासतौर से आपके एक जवाब ने आपके हिम्मत और हौसले को दाद देने पर मजबूर किया, वो ये कि आप किसी मिथ को नहीं मानती और हार जीत तो ज़िंदगी का सिलसिला है, ये चलता रहता है। तो आपसे विदा लेंगे हम इन अल्फाज के साथ। मैं ये कहना चाहूँगी आपके लिए ज़रूर खबर अभी तक के इस मंच की तरफ से कि सलाम करते हैं रास्ते भी उस मुसाफिर को, वो जिनके पाँव में हर रोज़ छाले आते हैं। मैं अपने दिल की इन दरारों को कभी भरने न दूंगी, इन्हीं दरारों से मुझ में हौसले आते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस बातचीत। बहुत बहुत धन्यवाद मुमताज जी, बहुत बहुत धन्यवाद सभी दर्शकों को, आपकी पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद। संतोष यादव जी, बहुत शुक्रिया, आपने इस पॉजिटिव चर्चा में हिस्सा लिया और आप मंच पर रहिएगा। और संतोष यादव जी को सम्मानित कर रहे हैं खबरें अभी तक के एडिटर डॉक्टर नासिर हुसैन कुरैशी, एक मोमेंटो देंगे। और संतोष यादव जी, बहुत शुक्रिया, आप आई खबरें अभी तक के इस मंच पर। विजन 2024 में एक विस्तृत चर्चा हुई है आने वाले कल को लेकर भी, और राजनीतिक गलियारों में तमाम जो वार पलटवार चल रहे हैं उनको लेकर भी। हम उम्मीद ये करते हैं कि इस मंच से जो चर्चा आज शुरू हुई है, जो बातचीत आज इस मंच से की गई है, ये दूर तलक जाएगी। हम आज इस मंच पर विजन 2024 में आम जनता के मुद्दे, राजनीतिक मसले तमाम पर विस्तार से चर्चा कर रखे हैं, एक सार्थक चर्चा कर रखे हैं। और आप सब हमारे साथ यूं ही बने रहिएगा विजन 2024 में।